हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मेरे बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 चल रहा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें आज हम बात करेंगे कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। मेरे बच्चों, इसके पहले हमने गाउस का प्रमेय कराया, उसका पहला अनुप्रयोग बता दिया कि अनंत लंबाई का एक चालक तार है, उसके कारण तीव्रता कितनी होती है। और गाउस का प्रमेय तो आप सबको पता है, एक बंद पृष्ठ के लिए ही वो लागू होता है बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को पहले अच्छे तरीके से समझना है डायग्राम, इसके बाद बच्चों आप लोगों को एक एक पॉइंट है ना कैसे लिखना वो भी हम समझाते चलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या लेना है, एक चादर लेना है, एक समतल चादर। समतल चादर कैसे हो सकता है, देखिए मैं बना देता हूं यहां पे एक समतल चादर। ठीक, तो समतल चादर बनाने के लिए अपन यहां पर सहारा लेते हैं बच्चों। देखिएगा, सिंपल वे में बनाएंगे, बहुत कठिन नहीं रहेगा, बस थोड़ा सा आप लोगों को समय देना होगा भाई। समतल चादर बना रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका एक समतल चादर बन गया। अच्छा, इस समतल चादर की बात करें तो एक पृष्ठ की तरह दिखाई देता है बच्चों। किसकी तरह दिखाई देता है, पृष्ठ की तरह दिखाई देता है। इसका मतलब इसमें जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं कि प्लस आवेश इसमें व्याप्त है। कौन सा आवेश बच्चों, प्लस आवेश। ठीक, प्लस आवेश इसमें व्याप्त है, सिर्फ आप समझो पहले आप। ठीक है, हर जगह प्लस आवेश है। यानी एक, मैं इस मोबाइल की बात करता हूं बच्चों, ये मोबाइल आपको कैसा नजर आ रहा है, ये पृष्ठ की भांति नजर आ रहा है, एक समतल है। ठीक है, इसमें प्लस चार्ज है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर होगा या इसके बाहर की ओर होगा। देखो बच्चों, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा प्लस से निकल करके बाहर की ओर जाती है। तो यदि मान लीजिए इस पृष्ठ पर प्लस की आवेश है, ये कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र रेखा या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा। केवल दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखा केवल दो ही डायरेक्शन हो सकता है। इसका मतलब यदि मैं आपसे कह दूं कि प्यारे बच्चों, इस सेंटर से विद्युत क्षेत्र रेखा कहां होगी, तो आप कहोगे सर ये बाहर की ओर होगी। कहां होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कहां की ओर होगी बच्चों, बाहर की ओर होगी। ठीक, ये बाहर की ओर। ओके, विद्युत क्षेत्र कहां की ओर, बाहर की ओर होगी। कहां जा रहे विद्युत क्षेत्र, बाहर। क्यों, क्योंकि प्लस की आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा कहां की ओर जाएगी भाई, ये आपका तीव्रता बताता है, ये बाहर की ओर हो रहा है बच्चों। प्लस क्यों, या तो मैंने कहा एक आपका समतल चादर है, या तो इधर या तो अंदर की ओर। अब एक विद्युत क्षेत्र रेखा बच्चों इधर, एक इस डायरेक्शन पे भी होगा। ठीक है, इसके भी यदि बात करूं कि विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन, तो आप कहोगे इधर इस डायरेक्शन पे होगा। क्लियर, तो दो चीज आपको तो क्लियर हो गया कि विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन बच्चों किस तरीके से होता है, प्लस के कारण बाहर की ओर होता है। अब हमें इसके किसी भी बिंदु पर हम तीव्रता निकालना चाहे, मान लीजिए आपने कहा ये सेंटर पॉइंट है। ठीक, इस सेंटर वो मतलब एक समतल चादर का एक बिंदु है बच्चों, इसके हमें किसी भी दिशा में, ये प्लस की आवेश से आवेशित है, ध्यान रखना प्लस की आवेश यहां पर व्याप्त है, इसके किसी भी डायरेक्शन पर हमें तीव्रता निकालनी है। मान के चलते हैं आर दूरी पर, यहां से ही आर दूरी पर एक बिंदु पी हम ले लेते हैं बच्चों, ये बिंदु पी है, एक बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर हमें तीव्रता निकालनी है। जब इस बिंदु P पर हमें तीव्रता निकालनी है और गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग चल रहा, मतलब एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। अभी ये बिंदु P पर बंद पृष्ठ तो बना ही नहीं है, तो बंद पृष्ठ की कल्पना करने के लिए हम बच्चों, जैसे आपका एक, मान लीजिए एक रेखा है और रेखा के चारों ओर एक बंद पृष्ठ बनाएंगे, तो ये भी एक बेलन की भांति बच्चों, एक बेलन की भांति नजर आएगा। क्योंकि बच्चों ये मान लीजिए कुछ इस तरीके से, इसके चारों ओर एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो एक बेलन का नजर आएगा, है ना, एक बेलन बनेगा बच्चों। क्या बनेगा, बेलन बनेगा। जैसे यहां पर देखना, एक बेलन बन जाएगा, ये लो। अब देखो जरा, बेलन बना कि नहीं बना। ठीक, एक बेलन बन गया बच्चों। और सेम इसी तरीके से यदि हम मान लीजिए कि एक इस यहां से सेंटर पॉइंट, यहां पर एक बिंदु P है, तो उसको हम लेते हैं P डैश, तो बच्चों उतनी ही दूरी पर हम उसके विपरीत दिशा पे यदि उसी तरीके से हम मान के चले, तो आपका देखिएगा बहुत सिंपल है। और यहां पे एक बेलन बना लेते हैं, ये लो भाई। लेकिन ये P डैश है बच्चों, ये कैसा है, ये P डैश है, थोड़ा समझना। ये आपका, अब देखो ये P डैश है। ठीक, ये आपको बेलन नजर आएगा। थोड़ा सा हमें लगता है ये इधर चौड़ा बन गया है, इधर थोड़ा सा चौड़ा बन गया है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब
थोड़ा सा माना मान लेना यार, कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर ये बना कैसे है मैं आपको बता देता हूं कैसे बना है। कि एक समतल चादर है बच्चों, ये समतल चादर है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, पूरा आवेशित है, प्लस क्यू आवेश इस पर चार्ज है ना, पृष्ठ है। अब इससे आर दूरी पर एक बिंदु इधर बच्चों आपकी ओर, आर दूरी पर ऐसा होता तो इससे आर दूरी पर यहां पर एक बिंदु है जहां पर हमें मान लीजिए तीव्रता निकालनी है। तो प्यारे बच्चों इधर आर दूरी पर है, इधर भी आर दूरी पर है, ठीक है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये पृष्ठ है, पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर होती है, तो या तो इस डायरेक्शन में होगा, जैसे हाथ है बच्चों, तो या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। और उसी डायरेक्शन में कहीं भी बिंदु होता, जरूरी नहीं होता कि इसके मध्य बिंदु से ही लेते, कहीं भी बिंदु होता बच्चों, कहीं भी बिंदु होता, वहां पर तीव्रता निकालना है। और गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग चल रहा है, मतलब इसमें हम उस बिंदु पर हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। बिना बंद पृष्ठ की कल्पना किए हम तीव्रता नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखो बच्चों, माना लिखना है कि माना ABCD एक आवेशित अनंत समतल चादर है। तो यहां पर क्या क्या बच्चों, ABCD, तो आप लोग यहां पर लिख लो ABCD एक अनंत समतल चादर है, ठीक है। जो हमने यहां पर लिखा है वही चीज माना में लिखना है, ठीक है, क्योंकि भाई डायग्राम के ही आधार पर सब चीज लिखा जाता है। तो माना ABCD एक अनंत आवेशित समतल चादर है जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है। देखो बच्चों, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता क्या है, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो रहा हो तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा क्या कहलाता है, एक निश्चित एरिया में टोटल कितना आवेश है बच्चों, या ऐसे भी कह सकते हो एक निश्चित क्षेत्रफल पे कितना आवेश है, एक निश्चित क्षेत्रफल पे कितना आवेश है, एक निश्चित एरिया पर कितना आवेश है, एक निश्चित क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, एक निश्चित एरिया पे कितना चार्ज है, वो आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। रैखिक आवेश घनत्व भी हमने आपको बताया है कि रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है बच्चों। रैखिक आवेश घनत्व में होता है कि जब आवेश का वितरण एक चालक तार पर हो, इसके पहले थ्योरम में आपने पढ़ा रैखिक आवेश घनत्व, तो एक निश्चित लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा वो रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। लेकिन बच्चों ये सिग्मा है, तो यहां से क्यू का मान निकालोगे तो सिग्मा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा ए हो जाएगा। तो यहां पर हमने एक अनंत समतल चादर ले लिया बच्चों ABCD जिस पर आवेश का वितरण है, इसके आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, मतलब आर दूरी पर बिंदु P है, आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें तीव्रता निकालनी है। उसके ही विपरीत बच्चों दूसरी ओर भी हम एक दूसरा बिंदु लेते हैं P डैश, और P डैश को अक्ष मानकर 2r लंबाई का एक बेलन की कल्पना कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ बच्चों कि हमने ये बोला कि इससे यहां पर यदि हम बात करें कि इससे यहां से यहां तक की जो दूरी है बच्चों वो r है, ठीक है। और इधर भी बच्चों यदि हम बात करें, इधर भी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r होगी, क्योंकि हमने बच्चों P से r दूरी पर एक बिंदु P लिया है जहां पर हमें तीव्रता निकालनी है, और उसके ही विपरीत सेम दूरी पर r दूरी पर एक बिंदु और हमने लिया P डैश, और इसी को अक्ष मानकर P डैश को अक्ष मानकर एक बेलन की कल्पना कर दी। कुल मिलाकर के एक बेलन बन गया है, और उस बेलन में बच्चों यदि बात करें तो एक बंद पृष्ठ का निर्माण हो गया है। तो बंद पृष्ठ के कारण वो गाउसी पृष्ठ की तरह कार्य करता है, क्योंकि बिना गाउसी पृष्ठ के बिना हम बच्चों गाउस के प्रमेय का लगा ही नहीं सकते, अनुप्रयोग पढ़ ही नहीं सकते। तो हमने जो यहां पे बताया वो क्लियर है कि ABCD एक क्या है बच्चों, अनंत समतल चादर है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, आर दूरी पर एक बिंदु P है बच्चों, उतनी ही दूरी पर विपरीत दिशा में एक बिंदु P ले लिया, और फिर P डैश को अक्ष मानकर एक बेलन की कल्पना कर ली जो कि गाउसी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। अच्छा, इस जो गाउसी पृष्ठ की बात करें इसमें तीन भाग हैं बच्चों, एक आपका वृत्ताकार भाग, ये देखो है ना वृत्ताकार भाग, और एक आपका बेलन होगा, यानी एक बेलन बनता है तो उसके तीन भाग होते हैं। जैसे मान लीजिए बेलन है बच्चों, इसमें तीन भाग होता है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला और इसका पृष्ठ। तो ये सीधा सोया तो है, ये सोया है, कैसे सोया है सर, ऐसे सोया है, तो इसके भी तीन भाग हो गए। एक आपका ये बच्चों P वाला भाग, ये आपका P डैश वाला भाग, तो ये आपका एक प्रकार से कैसा है, ये आपका वृत्ताकार है बच्चों, ये कैसा है, ये भी आपका वृत्ताकार है। लेकिन ये वाला भाग कैसा बच्चों, ये आपका बेलन का वक्र पृष्ठ है। तो तीन पृष्ठ यहां पर भी बना हुआ है, तो हमें यहां पे वैद्युत फ्लक्स, देखो तीव्रता निकालने के लिए वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी पड़ती है कि भाई यहां से प्लस, देखो प्लस की आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो निकलती है। ये तीव्रता है क्या बच्चों, तीव्रता किस बात के लिए प्रतीक है, तीव्रता कब निर्धारित होता है, तीव्रता कैसे परिभाषित होता है, वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या पर निर्भर करता है। कोई चार्ज है, आवेश है, वहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, निकल तो रही है खूब सारा, लेकिन इस बिंदु पर तीव्रता कैसे निर्धारित करेंगे कि इस बिंदु से होकर कितनी रेखाएं निकल रही है।
और इस बिंदु से कितनी रेखाएं निकल रही है, मतलब एक बंद पृष्ठ से कितनी रेखाएं निकल रही है, उसके लिए हमको फ्लक्स की गणना करनी पड़ती है, क्योंकि फ्लक्स ही कहता है कि एक निश्चित एरिया पे कितना विद्युत क्षेत्र है, कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जा रही है, इसलिए हमें फ्लक्स की गणना करनी पड़ती है। कुछ समझ में आया कि फ्लक्स क्या बताता है? हमने कहा प्लस क्यू आवेश इसमें हर जगह है, बहुत सारे चार्ज हैं, अनंत समतल चादर है, लेकिन किसी एक बिंदु पर हम निकालना चाहते हैं, तो भाई उस बिंदु पर तीव्रता किस बात पर? पूरे आवेश के कारण थोड़ी ना निकलेगा बाबू, नहीं निकल सकता है। उस बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा रही हैं वो तीव्रता को निर्धारित करेंगी। इसका मतलब नहीं कि समुद्र में खूब सारा पानी है, आप हर जगह डुबकी लगा लोगे तो क्या हर जगह का पानी आपके ऊपर आ जाएगा? ऐसा नहीं है, जहां पे डूबोगे वहीं पे मजा आएगा, वहीं का पानी आपका उपयोगी होगा। नर्मदा नदी बहती है अमरकंटक से निकल करके, सो गंगा में जाकर के मिल जाती है ना? कहां मिलती है भाई? नर्मदा नदी गंगा में नहीं मिलती है, खंभात की गाड़ी गुजरात में जाके मिलती है, गिरती है। तो व्यक्ति हर जगह नहाते हैं, इसका मतलब नहीं कि हर पानी में वो यूज कर लेंगे। ऐसे ही बच्चा ये प्लस क्यों आवेश है, अनंत है, हमें नहीं पता, अनंत समतल चादर है, और इसमें बिंदु P हमने एक बिंदु लिया है, तो वहां पर कितनी रेखाएं जा रही है वो उसकी तीव्रता को निर्धारित करता है, और उन रेखाओं की संख्या को हम फ्लक्स कहते हैं। तो पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो जरा ध्यान देना बच्चों कि ये जो हमने बोला कि पीपी डैश अक्ष को मानकर एक बेलन की कल्पना कर ली जो कि एक गाउसी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके बिना काम नहीं होना भैया, ये जो आपको है इसको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना? तो देखो यहां पर लिखा भी है जो कि एक गाउसी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। ठीक, तो इसके आगे क्या लिखोगे सर? इसके आगे लिखना है, सबसे पहले हम फ्लक्स कैसे निकालते हैं? फ्लक्स दो चीजों पर डिपेंड करता है, फ्लक्स दो चीजों पर डिपेंड करता है, कितनी तीव्रता और कितने एरिया से होकर जाता है, कितने एरिया से होकर जाता है। एक चीज और मैं यहां पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि यहां पे बच्चों इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? एरिया वेक्टर यानी क्षेत्र सदिश, एरिया वेक्टर की बात करूं तो एरिया वेक्टर ये आपका बाहर की ओर होगा। क्यों? क्योंकि भाई किसी पृष्ठ से एरिया वेक्टर बाहर की ओर होता है, लंबवत, सीधे लंबवत होता है। जैसे यहां पर एरिया वेक्टर इसके लंबवत इस दिशा में होगा। एरिया वेक्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि एरिया वेक्टर के साथ ही कोण यहां पर निर्धारित होगा, तो फिर आप परेशान हो जाओगे। फिर से मैं एक बार बताता हूं बच्चों, ये बेलन की भांति आप लोग बना लो। इस बेलन में आपके तीन पृष्ठ है, एक ये आपका वृत्तीय भाग, ये भी वृत्तीय भाग, और ये आपका वक्र पृष्ठ है। इस वृत्तीय भाग का एरिया वेक्टर कहां होगा? लंबवत, ऐसा होगा। इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? इधर होगा, लंबवत इधर होगा। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर कितना होगा? ये लंबवत, किसी भी दिशा में लो, लंबवत बाहर की ओर। अब यदि बेलन ऐसा हो गया तो इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, और इसका एरिया वेक्टर कहीं भी लंबवत बाहर की ओर ले लोगे। ठीक है, एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्र सदिश। एरिया वेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? क्षेत्र सदिश। एरिया वेक्टर का मतलब क्या होता है? क्षेत्र सदिश। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं यहां पे लिखूंगा, इसको मैं थोड़ा अरेंजमेंट कर लेता हूं, मजा आएगा, आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाऊंगा। सबसे पहले आप देखो, जो बेलनाकार भाग है बच्चों, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ में तीन भाग हैं। कितने भाग बच्चों? तीन भाग हैं। ठीक, तो पहले नंबर में आप लोग निकालोगे, पहले नंबर पे बेलन के वक्र पृष्ठ से, कहां से बच्चों? वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने, बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला क्या? वैद्युत फ्लक्स। क्या पेड़ बच्चों? वैद्युत फ्लक्स, मतलब फाई ई। और मैं E1 ही लेकर चलता हूं तो ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। वक्र पृष्ठ वाले से इसका फार्मूला क्या होता है? एक बंद पृष्ठ है, हाँ सर, इसका फार्मूला होता है वेक्टर E.ds। इसको जब तोड़ते हैं सर तो क्या होता है? E.ds cos थीटा। अब थोड़ा समझना, चूंकि बच्चों थीटा का मान यहां पे कितना है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों? 90 डिग्री क्यों? क्योंकि वक्र पृष्ठ पे जरा देखना, एरिया वेक्टर इधर होगा, और विद्युत क्षेत्र बच्चों, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इस दिशा में, तो फिर कितना कोण बनेगा? कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री। मतलब बच्चों ये किसके बीच कोण बन रहा है? क्षेत्र सदिश
क्षेत्र सदिश व विद्युत क्षेत्र के बीच कोण बन रहा है। किसके बीच बन रहा है बच्चों? विद्युत क्षेत्र के बीच। मैं इसलिए लिख देता हूं क्योंकि बच्चा बाद में कंफ्यूज ना हो। ठीक, ये बाद में कभी कंफ्यूजन ना हो आपके अंदर, तो इसलिए मैं इसको लिखना जरूरी समझा। नहीं तो चाहता तो ना लिखता, फिर भी आप लोगों को यहां पे है ना समझ में आ जाता। तो फाई E1 बच्चों कितना हो जाएगा आपका? E ds cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान शून्य होता है। cos 90 डिग्री बराबर होता है शून्य। तो कुल मिलाकर बच्चों ये जो अपना ये निकल कर आया, जानते हो कौन सा? ये जो अपना बेलन के बक पृष्ठ से जो फ्लक्स है बच्चों, वहां से जीरो, यानी कोई यहां पर आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं जाता। किसी प्रकार से कोई आवेश से कोई भी आपका विद्युत क्षेत्र, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलनी, क्योंकि फ्लक्स परिभाषित ही है कि लंबवत कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, लेकिन इधर विद्युत क्षेत्र रेखा इधर है, विद्युत क्षेत्र रेखा जा ही नहीं रहा है, इस पृष्ठ के लंबवत जा ही नहीं रहा है, तो वहां पर आपका टोटल फ्लक्स जीरो आएगा, यानी तीव्रता भी वहां पे जीरो ही है। अभी दो पृष्ठ और है बच्चों, है ना। अब देखो जरा, दूसरा कंडीशन ये है कि बेलन के दोनों सिरों, अर्थात जो वृत्ताकार है बच्चों, वृत्ताकार है ना, दोनों सिरों से गुजरने वाला क्या? वैद्युत फ्लक्स। तो दोनों सिरों में बच्चों दोनों सेम है, दोनों सिरों पे दोनों सेम है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि बच्चों ये फाई ई ही है, लेकिन 2 कर लेता हूं, तो 2 भाग हो जाएगा, एक ई और प्लस में दोनों सेम है, इसलिए दोनों को एक साथ लेकर चल रहा हूं। दोनों सेम है बच्चों। अब थोड़ा समझना, ये फाई E2 की बात कर रहे हो ना आप, तो यहां पर बच्चों E ds cos 0 डिग्री, फिर E ds cos 0 डिग्री। चूंकि यहां पर देखना जरा, बेलन के वृत्ताकार भाग के क्षेत्र सदिश व विद्युत क्षेत्र बेलन के वक्राकार क्षेत्र का क्षेत्र सदिश व क्षेत्र के बीच कोण जो है बच्चों, वो कोण थीटा बराबर 0 है। कैसे सर? देखो बाबू, ये अपना पृष्ठ है, वृत्तीय पृष्ठ है, यहां पर बच्चों इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा और विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर है, दोनों समानांतर है, इसका मतलब कोण 0 डिग्री है। यहां पर भी देखो बच्चा, इधर देखो, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, इसका एरिया वेक्टर भी बाहर होगा, दोनों के बीच 0 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? 0 डिग्री बनेगा। इसलिए फाई E2 का मान यदि आप निकालोगे तो यहां पर हो जाएगा E ds प्लस E ds। माना क्या माना? वृत्ताकार माना वृत्ताकार ठीक, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल ए है। तब बच्चों फाई E2 बराबर, ये आपका E बाहर हो जाएगा, ये ds अल्पांश है बच्चों, ds अल्पांश ऐसा भी लिख सकते हो,
ई हो जाएगा, ये ds हो जाएगा, प्लस ई बाहर हो जाएगा और ds हो जाएगा। ये ds का मतलब अल्प होता है और फिर जब समाकलन लग गया मतलब संपूर्ण वाला भाग की बात है। मतलब अर्थात यहां पर हमें यदि आपसे कह दें, अर्थात यदि हम बात कर दें, ये ds का मतलब होता है संपूर्ण निवृत्त का क्षेत्रफल a है। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल कितना a है, तो e इंटू ए हो जाएगा बच्चों, e इंटू ए हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5e2 बराबर 2e a। क्लियर। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि भाई, यदि मैं कह दूं कि p डैश बेलनाकार भाग से गुजरने वाला, क्या प्यारे बच्चों, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर, तो 2 फाई हमारे पास निकल कर आया है, E1 और आपका बच्चों 2 है ना, तो यानी 0 धन 2EA। हम पहले वाले को 0 निकाले थे, पहले वाले को 0 निकाले थे, दूसरे वाले को निकाल दिए बच्चों 2EA। ये आप लोगों को पता है ना, ठीक है, ये आप लोगों को पता है ये वाला वैल्यू, ठीक। अब बच्चों यहां पर आप लोग खुद बताओ टोटल कितना आया, 5E बराबर, तो 5E बराबर आपका आया 2EA। अब चूंकि हमको पता है कि गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग लगाना है, किंतु गाउस के प्रमेय से, किंतु किसके प्रमेय से बच्चों, गाउस के प्रमेय से, गाउस के प्रमेय से, गाउस के प्रमेय से, गाउस का प्रमेय क्या कहता है, 5E बराबर आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको समीकरण 2 दे दो और इसको समीकरण 1 दे दो, दोनों को कर दो तुलना, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखना बच्चों। समीकरण ये अपना कितना है, समीकरण 1 है EA और ये है Q/ε0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, E का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, E का मान निकालना है। E बराबर कितना हो जाएगा, Q/ε0 E। ये अपना तीव्रता आ गया। किंतु एक चीज और हमने देखा कि पृष्ठीय आवेश घनत्व तो देके रखा है स्टार्टिंग में, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा होता है। यह कहलाता क्या है, एक निश्चित एरिया पर आवेश की मात्रा, एक निश्चित एरिया पर आवेश की मात्रा। तो बच्चों एरिया पर आवेश की मात्रा, तो यहां से आवेश का मान तो हम निकाल सकते हैं, सिग्मा ए हो जाएगा, आवेश का मान सिग्मा ए। इसको हम रख देते हैं समीकरण 3 से, कहां पे रख देते हैं बच्चों, समीकरण 3 में। तो हम लिख देंगे समीकरण 3 से, कहां से बच्चों, समीकरण 3 से। तो कितना हो जाएगा, E बराबर, Q बराबर हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन ε0 ए। ए से ए कट गया बच्चों, फाइनल आपका E बराबर आ गया सिग्मा अपॉन ε0। अब इतने में भी यदि बच्चों से नहीं बना तो समझो बाबू जिंदगी में कभी नहीं बनेगा, इतना आसान, इतना सरल भाषा में, ठीक है, इतना सरल भाषा में यदि आपसे नहीं बना भाई तो फिर आपसे कभी नहीं बनेगा। ये लो बाबू, ज्यादा कुछ ही नहीं है यार, कम समय में समझाने की कोशिश किया है ना। बाकी यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए लगता है। यदि कोई बच्चा चाहता है तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9685 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है। यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो व्हाट्सअप कर सकता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और गोलीय कवच के बाद बच्चों चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आंकी क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है उसकी भी सीरीज आएगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका भी सीरीज आएगा। तो आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।